मॉडलिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग सबसे आसान काम है। शॉर्ट का मॉडल में खाली आपको दिखा रहा हूं, खाली मॉडल में क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो क्या है, वो ये है। यहां पर आपने सप्लाई दी है और यहां पर आपने लोड लगा रखा है। टिपिकली मॉडल खाली इतना सा होता है। अब इसमें आपने यहां पर सप्लाई दे रखी है, इसका मतलब ये Vs है, यहां पर आपको रिसीविंग एंड वाला वोल्टेज चल रहा है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, Vs और Vr, और इसके अंदर तो करंट जा रही है, जाई एक ही करंट है। वो करंट इसके अंदर गई, यहां से लेके वहां तक पहुंच गई, पर रिटर्न पाथ हो गया। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं तो इसमें आप क्या मान के चलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस मतलब 60 किलोमीटर तक की होती हैं, 60 किलोमीटर तक की जो लाइंस होती हैं, 60 से 200 वाली मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, और 200 से ऊपर, 200 किलोमीटर से ऊपर वाली जो लाइंस होती हैं, दे आर नोन एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। तो 60 किलोमीटर से कम लेंथ की जो लाइंस हैं, उनके केस में आप जितनी भी ये जो पूरी ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह मान सकते हैं। शॉर्ट में और मीडियम में, मीडियम के केस में कैपेसिटेंस मानते हैं, शॉर्ट के केस में कैपेसिटेंस का एफर्ट भी 0 मान लेते हैं। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं तो आपको दिखाई खाली ये देने वाला है कि इस पूरे तार की, पूरे यहां से वहां तक की ट्रांसमिशन लाइन, यहां से यहां तक की ट्रांसमिशन लाइन जितनी थी, इसकी पूरी रेजिस्टेंस, इसकी इंडक्टेंस ये रही, और मतलब दोनों तारों की आपने टोटल रेजिस्टेंस इकट्ठा करके एक जगह मान ली, ये यहां थी, और दोनों तारों की टोटल करके जितनी इकट्ठी करके जितनी इंडक्टेंस थी, वो इंडक्टेंस आपने यहां मान ली। इसमें यहां पर आपने सप्लाई दे रखी है Vs, यहां पर आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज मिल रहा है Vr, और इसके अंदर करंट जा रही है, दैट इज I, दिस रेजिस्टेंस इज R, एंड दिस बेसिकली दिस इज XL। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है, बड़ा आसान सा है। सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो तो दोनों के अंदर होगा ही होगा, हर एक के अंदर, हर मॉडल के अंदर ये वाली चीज तो होगी ही होगी कि सेंडिंग एंड में कितना वोल्टेज दिया, रिसीविंग एंड में कितना वोल्टेज दिया। करंट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पाथ, कितने इसके अंदर रास्ते बन रहे हैं, कितने पाथ्स बन रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा करंट कितनी आ रही है, और जितनी भी इस टोटल लाइन की जितनी भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आप जो भी मान रहे हैं, वो सारी यहां पर है। मॉडलिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस, वो मैं कंसिडर कर रहा हूं, वो आपको दिखा रहा हूं वो कैसे होता है। यही लाइन की लेंथ अगर लंबी है तो इस केस में आप 3 अलग अलग मॉडल ले सकते हैं। एक मॉडल है, इस मॉडल के अंदर आपने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये है, यहां पर ये वोल्टेज है Vs, यहां पर आपको वोल्टेज मिल रहा है Vr, और इसके अंदर आपको कैपेसिटेंस भी लगानी है। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर पूरी रेजिस्टेंस आपने एक जगह इकट्ठी मान ली थी, पूरी इंडक्टेंस आपने एक जगह इकट्ठी मान ली थी, उस तरह से इसकी पूरी कैपेसिटेंस भी एक जगह इकट्ठी माननी है। अब वो कैपेसिटेंस आप कहां लगाएंगे, ये इसी के बेस पे 3 अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पूरी कैपेसिटेंस इकट्ठी करके आपने यहां पर इकट्ठी कर दी, तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने पूरी रेजिस्टेंस जितनी थी, पूरी कैपेसिटेंस, उसको इकट्ठी करके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज XC, ये XC है, दिस इज XC/2 एंड दिस इज ऑल्सो XC/2। और तीसरा तरीका क्या है कि आपने कैपेसिटेंस को बीच में रखा, बिल्कुल बीच में, दिस इज XC, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को आपने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। बाकी सब कुछ सिमिलर है। ये रहा VR, यहां पर है Vs, सिमिलरली ये रहा VR और ये रहा Vs, यहां पर ये R है, ये XL है, ये R/2 XL/2, R/2 XL/2। ये 3 मॉडल्स हो गए, दिस इज R एंड दिस XL। तीनों मॉडल्स को इकट्ठा देखना जरूरी है समझने के लिए। इसमें आपने सारा कंडेंसर, जितना भी कंडेंसर वाला इफेक्ट था, सारा कैपेसिटेंस वाला इफेक्ट, वो आपने एंड में इकट्ठा कर दिया है, एंड में।
So this method is known as end condenser method. इसके अंदर जो शेप आ रही है वो इस शेप की है, पाई शेप की है. So this is nominal pi method. और तीसरा वाला है नॉमिनल टी मेथड, क्योंकि ये टी के शेप का है. ठीक. अब आप इसके अंदर बड़े आराम से खुद ही ये वाली चीज देख सकते हैं कि कितनी करंट्स इसके अंदर फ्लो कर रही होंगी. इसके अंदर एक करंट तो ये जा रही है इसके अंदर आई, एंड दिस इज आई एस. सेंडिंग एंड से जितनी करंट गई दिस इज आई एस. रिसीविंग एंड के अंदर जितनी करंट मिली दिस इज आई आर, और जितनी कैपेसिटेंस के अंदर गई दिस इज आई सी. ठीक है. इस कंडीशन में जितनी सेंडिंग एंड से करंट निकली दिस इज आई एस, जितनी रिसीविंग एंड के अंदर गई दिस इज आई आर, जितनी सेंट्रल में बीच में जितनी करंट जा रही दिस इज आई, सम करंट आई, जितनी इसके अंदर गई दिस इज आई सी वन, जितनी इसके अंदर गई कैपेसिटेंस के अंदर दिस इज आई सी टू. मॉडल अगर आपको याद हो जाते हैं तो करंट्स की लेबलिंग करना, वोल्टेजेस की लेबलिंग करना बड़ा आसान काम है. बाय द वे, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? ये वाला वोल्टेज वीएस, वीएस. जितना वोल्टेज ये है वही वाला पूरा वोल्टेज यहां पर भी आ रहा है. इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? वी आर. इस वाली कैपेसिटेंस के अक्रॉस वी आर. ठीक है. अब इसमें करंट यहां से गई आई एस, इसमें करंट यहां पर मिल रही है आई आर, इसके अंदर करंट जा रही है आई सी. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? आई सी इंटू एक्स सी. दैट इज करेक्ट. लेकिन वी एस माइनस आई एस इंटू आर बाय टू इंटू एक्सएल बाय टू. वीएस में से जितना वोल्टेज आपने यहां पर दिया था उसमें से ये दोनों ड्रॉप से घटा देंगे, बचा हुआ वोल्टेज आपको यहां पर मिल रहा है. और उस वोल्टेज में से लेट अस कॉल दिस वोल्टेज टू बी वी. इस वोल्टेज में से जब ये वाला और ये वाला ड्रॉप घटा देंगे तो आपको वी आर मिल जाएगा. ठीक. इनके फेजर डायग्राम और देख लीजिए. वी आर को हमेशा वो मानते हैं रेफरेंस वेक्टर. वी आर को रेफरेंस वेक्टर मानते हैं तो नतीजा क्या हो गया कि ये दिस इज वी आर. इस कंडीशन में भी दिस इज वी आर, इस कंडीशन में भी दिस इज वी आर, ये वी आर. एंड कंडेंसर मेथड, पहला वाला मेथड में अगर देखते हैं वी आर अगर ये है तो एज्यूमिंग एंड दिस इज नॉर्मली ट्रू कि लोड जितना भी लगा होता है वो सारा किस तरह का होता है? कैपेसिटिव होता है कि रेजिस्टिव होता है कि इंडक्टिव होता है? इंडक्टिव होता है. ज्यादातर जितना भी लोड है दुनिया में, जितना भी लोड है वो सारा इंडक्टिव लोड ही है. तो ऐसे में आई आर इज एक्सीडिंगली लैगिंग. दिस इज आई आर. आई एस जो है वो आई आर के कंपैरिजन में ज्यादा लैगिंग होगी कि कम लैगिंग होगी? वी आर से कम लैगिंग होगी. आई एस इज इक्वल टू आई सी प्लस आई आर, तो कम लैगिंग रहेगी ऑब्वियसली. ठीक है. सो दिस इज, ये आई सी जो है ये आई सी वी आर के कंपैरिजन में बिल्कुल क्वाड्रेचर में है. मतलब वी आर अगर ये है तो आई सी ऐसा है बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो वो 90 डिग्री ये रहा. देखो इसके कंपैरिजन में ये वाली चीज देखी तो बिल्कुल 90 डिग्री पर है. और इन दोनों का वेक्टर सम जो है दिस इज आई एस, ये आई एस होगा. अब वी आर में अगर आप ये दो ड्रॉप्स, ये वाला ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप जब ऐड कर देंगे तब तो आपको वीएस मिल जाएगा. तो ये वाला ड्रॉप कौन कौन से? आई एस इंटू आर. आई एस इंटू आर विल बी पैरेलल टू आई एस. आई एस के पैरेलल ये रहा आई एस इंटू आर, और इसके क्वाड्रेचर में दिस इज आई एस इंटू एक्सएल, और यहां से यहां तक दिस वोल्टेज इज वी एस. इसको इस तरह देखें कि ये जितना वोल्टेज यहां पर आ रहा है, इस वोल्टेज में आप ये और ये दोनों चीजें ऐड कर देंगे तो आपको ये वाला वोल्टेज मिल जाएगा. इसको इस तरह देखो, यहां पर मान लीजिए आपने वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट, इसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हुआ, 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हुआ, यहां पर आपको मिला 200. थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 15 वोल्ट का यहां ड्रॉप हुआ, 5 वोल्ट का ड्रॉप यहां हुआ, तब आपको मिला 200. तो इसको अगर आप स्केलर से दिखाएंगे, ये स्केलर्स हैं इसके लिए, डायरेक्शंस नहीं है इनके, स्केलर से अगर दिखाएंगे तो क्या कैसे दिखाएंगे? ये रहा 200, इस 200 में आपने पहले 5 जोड़ा, फिर आपने 10 जोड़ा, तो यहां से यहां तक कितना मिल गया? मतलब 5 जोड़ा फिर 15 जोड़ा, तो आपको यहां से यहां तक 220 मिल गया. ठीक.
अब इसमें क्या है कि VR और एक्सेल और IS इंटू आर और IS इंटू एक्सेल जो है इनके अंदर एंगल भी है। रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप जो भी होगा वो हमेशा IS जो भी करंट उसके अंदर जा रही है उसके पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले आपको VR बना देना है, जैसे कि मैंने VR सारे बना दिए। VR बनाने के बाद सबसे पहले करंट के फेजर बनाइए। करंट के फेजर्स नीचे अलग बने होते हैं, उनका ऊपर वाले डायग्राम से कोई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता, इनडायरेक्टली लिंक होता है कि जितने भी रेजिस्टिव ड्रॉप और एक्सेल ड्रॉप हो रहे हैं वो इसके पैरेलल में और इसके क्वाड्रेचर के अंदर होने वाले हैं, तो वो अलग चीज है। पहले करंट्स के जो फेजर्स हैं वो पहले बना लीजिए। VR अगर आपने बना दिया है तो VR के कंपैरिजन में IC क्वाड्रेचर में होगा ही होगा। VR यहां पे आ रहा है, जितना VR यहां है उतना ही VR यहां आ रहा है, इसका मतलब VR के कंपैरिजन में IC क्वाड्रेचर में होगा। ये वाली चीज अगर आप इसमें देख रहे हैं दूसरा वाले केस में, तो VR के कंपैरिजन में IC2 कैसा होगा, क्वाड्रेचर में होगा ऑब्वियसली। जितना VR यहां पे आ रहा है उतना VR यहां पे आ रहा है, तो VR और IC2 दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे हमेशा। और VS और IC1 में कितना डिग्री का डिफरेंस होगा, सेम। VS और IC1 ये दोनों 90 डिग्री के डिफरेंस पर होंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस जितना वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज पूरा यहां पे आ रहा है, तो VS और IC1 दोनों 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगा। लेकिन VR और VS दोनों अलग अलग होंगे डेफिनेटली। इस कंडीशन में अगर थर्ड वाले कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं, थर्ड वाले कंडीशन में, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितना करंट जा रहा है IC वो किस वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा, V, करेक्ट भाई, उसी वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा जो वोल्टेज इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस आ रहा है, और वो वोल्टेज कौन सा है, V। इसका ना तो VR से मतलब है ना इसका VS से मतलब है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट कैपेसिटेंस वाला पॉइंट पहले आप लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए सारा चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट और वाले पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब यहां पर देखिए एंड कंडेंसर में जब एक बार IC आपको समझ में आ गया, उसके बाद में ये वाली चीज देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। VR के कंपैरिजन में IR हमेशा लैगिंग रहेगा और ज्यादा लैगिंग ही रहेगा, सिंपल। लैगिंग लोड है, लोड हमेशा लैगिंग होता है। जैसे IR यहां बना दिया, IR यहां भी IR ऐसा बना दो, थर्ड वाले में IR यहां पे अगर ऐसा बना दो, IR हमेशा ऐसा ही रहेगा ऑलवेज, कोई इसके अंदर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो IR आपको मिल गया, IR IC आपको इसके परपेंडिकुलर था ही, इसके परपेंडिकुलर था, तो और IR प्लस IC इज इक्वल टू IS। इसके मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि IS का मैग्नीट्यूड कम आ रहा है और IR का ज्यादा आ रहा है, उससे कंफ्यूज मत होइए, वो अलग चीज। तो IR प्लस IC ये वेक्टर्स का सिंपल एडिशन है। यहां से पहले चलते हुए यहां तक पहुंचे, पर यहां चलते हुए जब यहां तक पहुंच गए, आगरा से अगर आप पहले हाथरस पहुंच गए और हाथरस से अगर मथुरा पहुंच गए, जिसका मतलब आगरा सीधे सीधे मथुरा पहुंच गए, ट्रायंगल है। ये तीनों से अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में खाली ये देखना है कि रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में कौन सा करंट जा रहा है। इस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अंदर IS जा रहा है, तो रेजिस्टेंस वाला जो भी ड्रॉप होगा वो VR से चालू होगा और वो इस करंट के पैरेलल होगा, तो उसको पहले बना दिया। और जो दूसरा ड्रॉप है वो ऑटोमेटिकली इसके क्वाड्रेचर में होगा, जो एंड आ रहा है वहां पर VS आ गया। इस वाले कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है कि IR प्लस IC2 इज इक्वल टू I। ये जो करंट था, दिस करंट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस करंट एंड दिस करंट, और IC2 जो है वो VR के परपेंडिकुलर है, तो IR प्लस IC2 यानी कि परपेंडिकुलर, VR के परपेंडिकुलर बिल्कुल ये वाला IC2 अगर बना दिया तो यहां से यहां तक जो ये जो करंट है, दिस करंट इज I, करंट I आ गया। अब उसके बाद I इंटू R और I इंटू एक्सेल, बारी बारी से उधर से चलते हुए आ रहे हैं, उल्टे चलना है। तो I इंटू R जो ड्रॉप होगा वो I के पैरेलल होगा, तो I के पैरेलल में ये ड्रॉप आया I इंटू R और इसके परपेंडिकुलर ये आया I इंटू एक्सेल, ठीक। और यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है, VS। ये VS हो गया। इस वाले वोल्टेज में ये वाला और ये वाला ऐड कर दे तो आपको ये वाला वोल्टेज मिल जाएगा, दिस VS हो गया। अगर VS आपको मिल गया तो IC1 जो है वो VS के परपेंडिकुलर है, तो VS अगर ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा एंगल में रहेगा, तो दिस इज द एंगल, दिस इज IC1। ये वाला था, नीचे वाला था IC2, ये वाला IC1 हो गया, और यहां से यहां तक क्या, ये क्या हो गया, IS। ये उसका फेजर डायग्राम हो गया। So IS is equal to I plus IC1, IS equal to I plus IC1 and I is equal to IR plus IC2। ये वाली चीज
की, और जो एक ही ड्रॉप इसके अंदर एक ही तरह का ड्रॉप हो रहा है, एक ये वाला ड्रॉप, एक ये वाला ड्रॉप, और ये दोनों आई के पैरेलल में और परपेंडिकुलर में है, वो वाला चीज आपने अलग से बना दी। अब तीसरा वाला देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, VR और IR ये आपने बना दिए। अब इसमें जो ड्रॉप होने वाला है IR इंटू R/2 और XL/2, ये किसके पैरेलल में होंगे, IR/2 वाला। IR इसके अंदर जो करंट जा रही है, दैट करंट इज IR, इसके अंदर करंट, तो IR के पैरेलल में एक ये ड्रॉप हो रहा है, दिस इज IR इंटू R/2, और इसके परपेंडिकुलर में एक ड्रॉप हो रहा है, दिस इज IR इंटू XL/2। तो VR प्लस यहां से आता का VR प्लस दिस, यहां से आता ये वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, ये वोल्टेज प्लस दिस ड्रॉप, ये यहां से आता क्या हो गया, V, तो ये वाला वोल्टेज हो गया V, ये V हो गया। और V में आप IS इंटू R/2 और IS इंटू XL/2, जब ये दोनों ड्रॉप्स ऐड करेंगे, और IS इज इक्वल टू V के परपेंडिकुलर IC है, IC जो है वो V के परपेंडिकुलर है, तो V अगर ये जा रहा है तो IC ऐसा हो गया, ये IC हो गया, और IS क्या है, IR प्लस IC, तो IS ही हो गया। ये जो ड्रॉप्स हो रहे हैं IS इंटू R/2, ये वाला IS के पैरेलल में होगा, तो इसके पैरेलल में यहां से दिस इज IS इंटू R/2, और इसके परपेंडिकुलर जो है दिस इज IS इंटू XL/2, यहां से तक जोड़ दिया, ये क्या बन गया, ये VS बन गया, ये होगा सारा। अब पॉइंट क्या है कि अगर आप इन तीनों फेजर्स को रटने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, हर हालत में कंफ्यूजन होगा। अगर आप इसको बनाने का तरीका सीख रहे थे, क्योंकि ये बनाना बड़ा आसान काम है, एंड कंडेंसर डायग्राम बनाना आसान काम है, आपको खाली लेबलिंग करनी है। देखो, अगर आप इसको पूरा का पूरा इन 6 डायग्राम्स को रटते हैं तो आप इस तरह से रट रहे हैं कि पूरी तरह से नई चीज आपके लिए, पूरा आपको दिमाग में रट लेना है, इमेजेस पूरी स्कैन करनी है, दिमाग के अंदर बैठा लेनी है, उसके लिए आपको मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज का अगर यूटिलाइजेशन करते हैं कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, जैसे ये क्या होती है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, XL। ये क्या होती है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है XC। कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट जाता है वो इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर होता है, ये वाली चीज आप जानते हैं। तो इस सारी ऐसी इंफॉर्मेशन का अगर आप यूज कर रहे हैं पहले से, तो आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी याद नहीं करना आपको। याद आपको इसके अंदर जो याद करना है, रटना है, वो खाली एक ये शेप याद करनी है, एक ये पाई वाली शेप और एक टी वाली शेप। सो वो भी आपको याद नहीं करनी, क्योंकि इन तीनों की शेप भी आपको पहले से याद है, तो कुछ भी याद नहीं करना, सीधे सीधे बना देना। लेकिन अगर आप रटते हैं तो आपको पूरा का पूरा 6 डायग्राम, सारी लेबलिंग, सारे इसके एंगल, शेप्स वगैरह सारी चीजें रटनी पड़ जाएंगी, दिस विल बी समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक, तो दिस वाज द मॉडलिंग ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस का रिगरस सॉल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में खाली आपके कोर्स में जो है वो खाली ये है कि इसका जो मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग इज समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट पर, यहां पर अगर VS था, ये VS अगर था, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस तरह चलता रहेगा। फिर आगे जहां पे ये जो मिल रहा होगा वो यहां से यहां तक आपको मिलेगा VR, ये होगा IR, ये होगा IS। सो दिस इज IC1, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज IC2, इस तरह चलता रहेगा। तो करते करते यहां पर पहुंचेगा, दिस इज बेसिकली ICN। तो आप एक यूनिट लेंथ मान लीजिए आपने मानी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की जितनी भी रेजिस्टेंस है और जितनी भी इंडक्टेंस और जितनी कैपेसिटेंस है वो सारी आपने मॉडलिंग कर ली। 10 किलोमीटर की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपने यहां लगा दी। फिर अगले 10 किलोमीटर की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आपने यहां लगा दी। इफ यू टैली दिस डायग्राम, तो आपको इसके अंदर एंड कंडेंसर वाला मॉडल भी दिखाई दे रहा है,
P वाला मॉडल भी दिखाई दे रहा है और पाई वाला मॉडल भी दिखाई दे रहा है, तीनों मॉडल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज बेसिकली मॉडलिंग ऑफ लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक, तो वी कैन कंटिन्यू विद परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रेगुलेशन निकालना बड़ा आसान काम है। आप ऑल्टरनेटर्स के केस में रेगुलेशन निकाल चुके हैं, सेम तरीका है, बिल्कुल डिट्टो सेम, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। मॉडलिंग का पर्पस क्या है? मॉडलिंग का पर्पस वो है जो आप इस सब्जेक्ट में अचीव करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बारे में कभी कोई सोचता नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट समझने में मुश्किल पड़ जाती है। आपको पहले ये वाली चीज सोचनी चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मशीन्स आसान है, मशीन्स में मतलब समझना आसान है, मशीन्स में ये समझना आसान है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मशीन्स को समझना आसान काम नहीं है, लेकिन मशीन्स में पर्पस समझना आसान काम है। आप अलग अलग तरह की मोटर्स, जनरेटर्स जितने भी हैं, उन सब की वर्किंग समझना चाह रहे हैं कि वर्क कैसे करती हैं और इनको अलग अलग कंट्रोल कैसे करेंगे, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग, टॉर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें उनके बारे में पढ़नी है। ये इलेक्ट्रिकल पावर है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ट्रांसमिशन वाला पार्ट चल रहा है। तो अभी तक ट्रांसमिशन चल रहा था, तो ट्रांसमिशन के अंदर आपको ये देखना है कि अगर आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बहुत सारी पावर है, सेवरल MVA, वो पावर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ किलोमीटर दूर, 200, 400, 600, 1000 किलोमीटर दूर अगर ट्रांसमिट करनी है, ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है, पूरी पावर एज इट इज पूरी यहां से उठा के वहां तक कर देनी है कि दिस वाज ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इतनी सारी पावर आपके पास में थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, थोड़ी सी पावर यहां, थोड़ी सी यहां, थोड़ी सी यहां, थोड़ी सी यहां। तो ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में यह फर्क है। ट्रांसमिटिंग मींस एज इट इज पूरा का पूरा बल्क पावर जितनी थी वो पूरी इधर से उठा के आपने वहां पे कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन मींस यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, यू ब्रेकिंग इट अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड यू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसमिशन के अंदर आपको मतलब पूरी पावर इधर से उधर तक ले जानी है। इसका मतलब करंट रेटिंग विल रिमेन द सेम, करंट पूरी सेम होगी, वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, इतनी पावर में से थोड़ी पावर यहां पर गई, इसके अंदर 5 एम्पीयर इसने लिया, 5 एम्पीयर इसने लिया, 5 एम्पीयर इसने लिया, 5 एम्पीयर इसने लिया। यहां से जो सप्लाई आपने दी 20 एम्पीयर की दी थी, 20 में से 5, 5, 5, 5, 4 जगह 5 एम्पीयर बढ़ गया। वोल्टेज सेम रहना चाहिए सब जगह। तो वहां पर उस केस में विल कंसीडर दिस पॉइंट, ये आराम से डिटेल में नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल डिस्कस दिस पॉइंट कि वो उसके अंदर क्या होता है। तो अब ट्रांसमिशन के केस में आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसमिट आपको करनी है, आपके पास इतनी सारी पावर थी, इतने MVA की पावर थी, MVA इतने वोल्ट एम्पियर्स की पावर थी। MVA से क्या ये वाली चीज क्लियर हो रही है कि वो AC पावर है कि DC है? MVA से क्लियर हो रहा है। MVA से खाली आपको दे रखा है 1000 MVA, आप बता सकते हैं AC है कि DC है? 1000 MVA पावर ट्रांसफर करनी है, 1000 MVA। अब आपके पास में ये DC है कि AC है, कैसे पता चलेगा? द पॉइंट इज, यहां जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि MVA मतलब वोल्ट एम्पियर्स, दैट्स ऑल। वोल्ट एम्पियर्स AC, DC, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, 9 फेज, कितने फेज का हो सकता है, या DC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं है कि क्या है। इतनी पावर आपको ट्रांसफर करनी है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कौन सा सिस्टम लगाओगे? सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज? कौन सा फेज, कितने फेज वाला सिस्टम लगाओगे कि DC सिस्टम लगाओगे? DC में DC 2 वायर लगाओगे, DC 3 वायर लगाओगे, DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ लगाओगे? कितने तरह तरह के सिस्टम्स है, कौन सा सिस्टम लगाओगे? ड्रॉप अगर हर एक केस में आप सेम मान रहे हैं तब आप सिस्टम कौन सा यूज करेंगे? दिस इज व्हाट इज नोन एज कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंडक्टर्स। ये वाली चीज आपने करी हुई है कि अगर आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, इतनी लेंथ है, हर एक केस में इतनी लेंथ मानी, इतना ड्रॉप माना, इतना वोल्टेज ड्रॉप माना, सब कुछ आपने माना, पावर लाइन लॉस से आपने इतने माने, तब सिस्टम में किसमें सबसे कम कंडक्टर आपके लगने वाला है। आप लोगों ने ये वाले डेरिवेशन सारे कर रखे हैं। ओवरहेड सिस्टम्स यूज करेंगे, अंडरग्राउंड करेंगे। ओवरहेड यूज करने वाले, अंडरग्राउंड यूज करने वाले, कौन सा, या मतलब ट्रांसमिशन के लिए DC बेटर है कि AC बेटर है? DC, दैट्स करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा बेटर है? AC। तो ट्रांसमिशन के लिए DC बेटर है, क्यों बेटर है? सेवरल रीजंस। DC में आपको ट्रांसमिट करनी है, ओवरहेड वायर्स यूज करेंगे कि अंडरग्राउंड केबल्स यूज करेंगे? यही सारे पॉइंट्स हैं। आपका ये जो कोर्स है, ये पढ़ने का पर्पस ये है कि इन सारे सवालों के जवाब आपके पास में होने चाहिए।
जैसे आपको ट्रांसमिट कर रही है पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तार लगाएंगे, कितना थिक कितना होना चाहिए, करंट पे डिपेंड करेगा, दैट्स करेक्ट। अब उसके बाद में जो तार की जो लेंथ है वो कितनी रखेंगे, सपोर्ट्स कितनी दूर रखेंगे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दैट्स करेक्ट। डिस्टेंस पर 200 किलोमीटर लंबा लाइन है, कितने सपोर्ट लगाएंगे, 10 कि 20 कि 25 कि 30, कितने लगाएंगे, कैसे पता, 100 मीटर पे ही क्यों, 200 मीटर पे क्यों नहीं, सैग काउंट होगी, दैट्स करेक्ट। सैग, जो तार आपने लटका रखा है उस तार की सैग कितनी आपको रखनी है, सैग कितनी रखेंगे, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, कितनी सैग रखेंगे, मिनिमम सैग। आप बिल्कुल सैग जीरो कर दीजिए, पूरी तरह से टाइट करके तार आपने लगा दिए, सैग आपकी जीरो हो गई, क्या फायदा है इसका, तार कम लगने वाला है, दैट्स करेक्ट, तार बहुत कम लगेगा। जो झोल था तार में, जो सैगिंग थी, सैग खत्म आपने कर दिया, तार बहुत कम लग रहा है, लेकिन नुकसान क्या है, टेंशन इतनी ज्यादा है कि आपको लाइन सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग लगाने पड़ जाएंगे। तो जितना आपने तार में खर्चा बचाया उतना लाइन के सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ में आपने उतना खर्चा और लगा दिया। इंसुलेटर्स कौन से लगाने वाले हैं, सस्पेंशन, मतलब अगर 11 केवी की लाइन है तो कौन सा लगाएंगे, सस्पेंशन लगाएंगे कि स्ट्रिंग मतलब लगाएंगे, कोनों पे कौन सा लगाएंगे, कोनों वाले पे, कोनों पे स्ट्रेन, डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है, लाइन इधर से आ रही थी, इधर से आपको उधर लेके जानी है, तो कोनों पे लगाएंगे स्ट्रेन। शैकल इंसुलेटर्स कहां पे लगाएंगे, अप टू 33 केवी, अगर लो लेवल की लाइन होगी, लो रेटिंग वोल्टेज रेटिंग की, तो आप शैकल इंसुलेटर लगाएंगे। देखो अब इस मॉडलिंग का पर्पस, जब आपने इतनी सारी चीजें ट्रांसमिशन के केस में देख ली, तो ट्रांसमिशन में इकलौती लास्ट में चीज जो देखनी रह जाती है वो ये कि जो भी आप तार लगाने वाले हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इंडक्टेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी। उसके बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि जो भी तार लगाने वाले हैं उसकी रेजिस्टेंस अगर इतनी है तो कितना वोल्टेज और कितना करंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द लॉसेस। तो लॉसेस कंसिडर करने के बाद में कितना पावर आप इधर से भेजेंगे जिससे कि इतनी पावर आपको लोड के अंदर मिल जाए। ये सारे दिस नोन एज इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, वो मैकेनिकल डिजाइन था, ये इलेक्ट्रिकल डिजाइन है, वो मैकेनिकल डिजाइन था, सैग हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, ये सारा मैकेनिकल डिजाइन था। दिस इज इलेक्ट्रिकल डिजाइन गोइंग ऑन। इलेक्ट्रिकली आप कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखेंगे अगर आपको पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचानी है, ये इस पॉइंट का पर्पस है। ठीक।